हाँ तो बच्चों, मैं सुनील मौर्य आप लोगों को द्विघात समीकरण का दूसरा वीडियो आज बना रहा हूँ, जिसमें हमने इसके पहले एक वीडियो बनाया है जिसमें आपने पढ़ा है द्विघात समीकरण किसे कहते हैं, द्विघात समीकरण कैसे पहचानते हैं। उसमें एक दो सवाल हमने द्विघात समीकरण को हल करने की गुणनखंडन विधि में पढ़ी थी। आज हम लोग इसी को और थोड़ा आगे बढ़ाएंगे, तो आज हम लोग पढ़ेंगे द्विघात समीकरण हल करने की गुणनखंडन विधि। इसमें हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा सवाल लगाएंगे, जिसमें आपको सबसे पहले क्या करना होता है, जो भी आपको द्विघात समीकरण दिया जाता है पहले आपको उसका गुणनखंड करना होता है। क्या करना होता है? गुणनखंड। गुणनखंड करने के बाद उसके जितने भी गुणनखंड होते हैं उनको आप एक एक करके क्या करते हैं, जीरो के बराबर रखते हैं। जीरो के बराबर रखने के बाद वहां से आप यक्स की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, या आपकी यक्स ना हो वाई हो, चर की वैल्यू जो भी चर है उसकी वैल्यू आप फाइंड कर लेते हैं। जो वैल्यू मिलती है वही उस समीकरण का क्या होता है, हल होता है। कल ही हमने बताया था कि आपका समीकरण आपका द्विघात का है। अगर दो घात का समीकरण है तो इसका मतलब समीकरण के दो हल मिलने वाले हैं। दो हल मिलेंगे, अब वो दोनों के दोनों हल आपके वास्तविक हो या काल्पनिक हो वो अलग बात है, लेकिन जब गुणनखंड विधि द्वारा आप हल करेंगे तो आपको दोनों के दोनों समीकरण आपको वास्तविक मिलेंगे। अगर आपको वास्तविक नहीं मिल रहे यानी गुणनखंड आप नहीं कर पा रहे हैं तो आपको इसके लिए जब आप गुणनखंड करने में फंसेंगे तब आपको एक नई विधि की आवश्यकता पड़ेगी। तो आज हम लोग द्विघात समीकरण हल करने की गुणनखंडन विधि में पहला सवाल हम ले लेते हैं आपका। चलो 2x² + 5x + 3 = 0। ये आपका पहले कंफर्म कीजिए क्या ये द्विघात समीकरण है। तो यहाँ आप देखेंगे, यहाँ पे हमने बताया था कि द्विघात समीकरण पहचानने के लिए आपको क्या करना होगा, ये आपका ax² + bx + c = 0 के रूप का हो। यहाँ पे एक कंडीशन थी क्या कि a 0 नहीं होना चाहिए। a 0 ना हो, b और c कुछ भी हो जाए काम चलेगा, लेकिन a 0 नहीं होना चाहिए। तो आप यहाँ पे देखेंगे a की वैल्यू आपकी 2 मिली है, b के जगह पे 5 है, c की जगह पे 3 है। इसका मतलब ये जो आपको दिया गया वो एक प्रकार का द्विघात समीकरण है। अगर ये द्विघात समीकरण है तब आपको इसको सबसे पहले इसका गुणनखंड करना होगा। इसका गुणनखंड करने के लिए आपको बीच वाला पद क्या करना, तोड़ना है। इसके लिए चूंकि गुणनखंड आप लोग कक्षा 8 में भी पढ़ चुके हैं, कक्षा 9 में भी पढ़ चुके हैं, आज कक्षा 10 में आप पढ़ रहे हो, तो आप सबसे पहले क्या करते हैं, इस रूप का अगर आपका मिलता है और इसका आपको गुणनखंड करना है तो सबसे पहले आप a और c ज्ञात करते हैं, a गुणे c फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे a गुणे c का मतलब यहाँ पे आप देखेंगे कि 2 और 3 है, तो 2 गुणे 3 निकाल लेते हैं तो आपको मिल जाता है 2 3 6। क्या मिल जाता है, 6। तो पहले आप यहाँ से a गुणे c निकालते हैं, तो a गुणे c निकाल लिया तो यहाँ पे a की जगह पे आपको 2 मिला है, c की जगह पे आपको 3 मिला है, तो a और c का गुणा कर लिया तो 2 3 6 मिल गया। अब a और c जो मिल जाता है हम मान लेते हैं चलो ये वैल्यू आपको d मिल गई। d मिल जाने के बाद फिर इस d के आप क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। अभाज्य गुणनखंड देखते हैं तो जैसे यहाँ पे 6 के अभाज्य गुणनखंड अगर हम निकालते हैं तो 6 के अभाज्य गुणनखंड कौन कौन मिलेंगे भाई, इसके जितने भी गुणनखंड सारे गुणनखंड आप लिख लो। पहला है आपका 1, दूसरा आपका 2, तीसरा है आपका 3, चौथा है आपका 6। इसके टोटल कितने गुणनखंड मिल गए, 4। कौन कौन, 1 2 3 6। अब आपको क्या करना है, आप यहां पे देखेंगे, अब यहां पे पहली कंडीशन, यदि a तथा c का चिन्ह समान है, a तथा c का चिन्ह क्या है, समान है, तब d के, किसके, d के ऐसे दो गुणनखंड, ऐसे दो गुणनखंड लेंगे जिनका योगफल, जिनका योगफल स्मॉल b के बराबर हो तथा गुणनफल d के बराबर हो।
पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन आपको क्या देखना है, यदि ए तथा सी के चिन्ह विपरीत हों या असमान हों तब डी के ऐसे दो गुणनखंड लेते हैं, तो गुणनखंड लेते हैं जिनका अंतर बी तथा गुणनफल डी प्राप्त हो। ये दो पॉइंट आपको अच्छे से याद रखना है, तो आपको कभी भी मध्य पद तोड़ के गुणनखंड वाले में कोई भी समस्या नहीं होने वाली है। हमने पहले क्या कहा कि आपका यदि ए और सी, सबसे पहले आपको क्या करना है, ए इंटू सी ज्ञात करना है। यहाँ पे ए के जगह पे 2 है, यहाँ पे सी के जगह पे 3 है, तो इन दोनों का जब आपने गुणनखंड कर लिया, गुणा कर लिया सॉरी, तो आपका 2 गुणे 3 बराबर 6 आ गया। फिर आपसे कहा गया क्या, यदि ए तथा सी के चिन्ह का चिन्ह अगर आपका समान है तब डी के ऐसे दो गुणनखंड लेंगे जिनका योगफल बी के बराबर हो तथा गुणनफल डी के बराबर हो। तो गुणनफल करने के बाद यहाँ पे 6 आया है। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे ए का चिन्ह कितना है भाई, 2 का चिन्ह प्लस में है, 3 का प्लस में है। जब ये दोनों प्लस प्लस में हैं तो ये पहली वाली कंडीशन लगने वाली है। तो आपसे कहा गया कि डी के ऐसे दो गुणनखंड, आपने डी के सारे गुणनखंड लिख लिया, 1 2 3 6। इसमें से आप ऐसे दो गुणनखंड पकड़िए जिनका योगफल कर दिया जाए तो आपको कितना मिल जाए, बी मिल जाए। यहाँ पे बी के जगह आप कितना मिला भाई, 5 मिला है। तो ये 5 बराबर आप देखिए, इसके दो गुणनखंड ले लीजिए 2 और 3, तो 2 धन 3 बराबर हो जाएगा। तथा आपका ये इन दोनों का गुणनफल किसके बराबर है, डी के बराबर, डी बराबर आपको 6 मिला है, तो इसका मतलब 2 गुणे 3 बराबर कितना मिल गया, 6 मिल गया। ये आपका डी है, कंपेयर आपने यहाँ से किया है। तो अब जब ये आपको मिल गया तो अब इसका गुणनखंड आप कर लीजिए। तो यहाँ से आपका कितना है भाई, 2x² प्लस 2 प्लस 3x प्लस 3 इक्वल टू 0। क्या किया आपने, इस 5 को यानी b के जगह पे आप 5 को 2 धन 3 लिख सकते हो, 2 धन 3 आपने लिख लिया। अब यहाँ से आप क्या करेंगे, यहाँ से आपका आ गया 2x² प्लस इसका इसमें मल्टीप्लाई कराओगे तो 2x प्लस 3x प्लस 3 इक्वल टू 0 आ गया। इन दोनों में आपको कॉमन देखेंगे तो 2x कॉमन है, यहाँ पे बचा है आपका x और यहाँ पे बचा +1 प्लस यहाँ पे इन दोनों में 3 कॉमन है, तो ये आपका मिला x प्लस 1 इक्वल टू 0। इन दोनों में फिर आप देखेंगे आपको x प्लस 1 कॉमन मिला, आप कॉमन ले लीजिए और यहाँ पे मिला 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब ये कर लेने के बाद, गुणनखंड कर लेने के बाद एक एक को आपको क्या करना है भाई, बराबर 0 करना है। तो यहाँ पे x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू -1 हो गया। या ये आपका क्या हो जाएगा, 2x प्लस 3 इक्वल टू 0, तो यहाँ से आपका 2x इक्वल टू -3 और यहाँ से x इक्वल टू -3/2। ये दो वैल्यू मिल गई आपको। अतः आपका समीकरण के जो हल हुए वो x इक्वल टू -1 तथा x इक्वल टू -3/2। आपको ये दोनों पॉइंट्स याद रखने हैं। तो आपको कभी भी यहाँ पे गुणनखंडन विधि वाले सवाल में आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। इस पर हम अगला सवाल लगाते हैं। दूसरे सवाल की अगर हम बात करें तो दूसरा सवाल अगर आप देखें तो x² -5x -6 इक्वल टू 0। अगर आपको ये मिल गया x² -5x -6 इक्वल टू 0, तो आप देखेंगे सबसे पहले आपको क्या करना भाई, इसमें a और c का क्या कर लेना, आपको गुणन कर लेना है। आप चिन्ह को छोड़ दीजिए, चिन्ह को मत ध्यान में रखिए, केवल आप क्या करिए, ये -6 है तो आप -6 ना लीजिए, केवल आप 6 ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। -6 भी ले लेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं, बट आपको कोई आवश्यकता नहीं है उसकी लेने की। तो यहाँ से आप कंपेयर करेंगे, अगर
तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से तुलना करने पर, जब तुलना करेंगे तो देखेंगे a इक्वल टू 1 मिला, b इक्वल टू आपको 5 मिला, c इक्वल टू आपको 6 मिला। अभी माइनस मिलेगा, माइनस की बात मैं नहीं कर रहा हूं, यहाँ पे -5 होना चाहिए वैसे सही मायने में कंपेयर करने के बाद। चलो अच्छा लिख ही लेते हैं भाई। यहाँ पे b इक्वल टू -5 मिल गया और यहाँ पे c इक्वल टू -6 मिल गया। यहाँ तक कोई दिक्कत? किसी को यहाँ पे अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो बताओ भाई। अगर नहीं दिक्कत है तो हमने कहा सबसे पहले आप a इंटू सी निकालिए। तो a इंटू सी का मतलब आपका हुआ 1 इंटू -6 इक्वल टू आपको -6 मिल गया। अब इसके आपको गुणनखंड निकालने हैं, तो इसके कितने गुणनखंड, फिर वही कहानी छा के आपको कितने कितने गुणनखंड मिले भाई? 1 मिला, 2 मिला, 3 मिला और 6 मिला। आगे माइनस से माइनस को ध्यान में रखते रहिएगा आप, कोई दिक्कत नहीं है। हमने कहा यदि a और c के चिन्ह समान हो तब d के ऐसे दो गुणनखंड लेते हैं जिनका गुण योगफल b हो। अगर a और c के चिन्ह असमान है तब d के ऐसे दो गुणनखंड लेते हैं जिनका अंतर कितना होता है? b होता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे a आपका प्लस में है और c आपका किस में है? माइनस में है। इसका मतलब ये पहला वाला ना लगे कौन वाला लगेगा? दूसरा कंडीशन। तो c के आपको यानी d, ये जो d आपको मिला है d इक्वल टू a इंटू सी, तो d आपको 6 मिला। 6 के ऐसे दो गुणनखंड आप पकड़िए जिनका अंतर 5 मिले। कितना मिले भाई? 5 मिले। तो एक आपका 3 में से 2 घटाओगे 1 मिल जाएगा, 2 में से 1 घटाओगे 1 मिल जाएगा, 6 में से 3 घटाओगे 3 मिलेगा, 6 में से 2 घटाओगे 4 मिलेगा, 6 में से 1 घटाओगे कितना आएगा? 5। इसका मतलब यहाँ से आपको जो दो गुणनखंड लेना है वो आपको b इक्वल टू आपको मिलने वाला है 6 माइनस, आगे माइनस सही है तो माइनस आप लगा रखिए, तो 6 माइनस 1 कर लीजिए। और इन दोनों का जैसे ही आप पूरा करेंगे तो d बराबर आपको क्या मिल जाएगा? -6 इंटू 1, ये भी आपको मिल जाएगा -6, ये आपको -5 की इक्वल हो जाएगा। तो देखिए दोनों चीज आपको मिल गया। तो आप इसे क्या करेंगे? लिखेंगे अब यहां से आपको मिल जाएगा x स्क्वायर माइनस 6 माइनस 1, यहाँ पे x माइनस 6 इक्वल टू 0। यहां से आप क्या करेंगे? x स्क्वायर माइनस 6x प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0। अब आप क्या करेंगे? यहाँ पे इन दोनों में x कॉमन है तो x कॉमन ले लीजिए। x माइनस 6 प्लस कुछ न दिखे कॉमन तो क्या? 1। अब यहाँ से आपका कितना मिला? x माइनस 6 इक्वल टू कितना हो गया? 0। यहाँ से आपका x माइनस 6 मिल गया, यहाँ पे आपका x प्लस 1 मिल गया इक्वल टू 0। यहाँ से आपका x माइनस 6 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 6 हो गया, या x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू आपको -1। ये आपका दोनों इस समीकरण का क्या मिल गया? हल मिल गया। द्विघात समीकरण का क्या मिल गया आपको? हल मिल गया। कहीं पे भी कहीं प्रॉब्लम दिखे तो आप एकदम बेझिझक बताइएगा कहाँ सर ये नहीं समझ में आई हमने, लेकिन आपको ये 2 पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए। इन दोनों पॉइंट से आप क्या करेंगे? इसके गुणनखंड आसानी से कर लेंगे। ठीक है, हम तीसरे सवाल की बात करते हैं। आज गुणनखंड विधि आपको अच्छे से आ जानी चाहिए। ठीक है, सवाल नंबर 3 की बात करें। ठीक है, सवाल नंबर 3 अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपका 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 इक्वल टू 0। अगर ये हम बात कर लें कितना मिल गया आपका? 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 इक्वल टू 0। अगर आपको ये मिल गया तब आप क्या करेंगे भाई? सबसे पहले आपको हमने बताया a इंटू सी निकालिए। a इंटू सी आप देखेंगे तो जब आप ये बात आप जान जाएंगे तो फिर आपको बार बार ये सारी चीजें करने और लिखने की आवश्यकता नहीं है। आप जब जान गए तो यहाँ पे आप रफली 2 1 काम 2 2 के ऐसे दो गुणनखंड पकड़िए। देख लीजिए यहाँ पे इसकी साइन प्लस में इसकी साइन माइनस में है, तो यहाँ पे आपने बताया कि चिन्ह असमान होना चाहिए। तो जब असमान चिन्ह मिल गया तो आप ये कंडीशन में आएंगे
तो आपका यहाँ से ए की वैल्यू 2 मिल गई, सी की वैल्यू 1 मिल गई, 2 1 कम 2, 2 के ऐसे दो गुणनखंड आप बताइए कि गुणा कर दिया जाए तो 2 मिल जाए, घटा दिया जाए तो 1 मिल जाए। तो 2 के आपके 2 ही गुणनखंड है, एक तो 1 है, दूसरा 2 है, तो 2 और 1 ले लेंगे। तो 2 से आप 1 में गुणा करोगे तो 2 1 कम 2 मिल गया, और अगर 2 में से 1 घटा देंगे तो आपको 1 मिल जाएगा। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, तो ये आपका हो जाएगा 2x² प्लस 2 माइनस 1 x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपका आया 2x² प्लस 2x माइनस x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप 2 दोनों में कॉमन है, तो 2x कॉमन ले लीजिए, x प्लस 1 मिला, माइनस 1 कॉमन मिला, तो ये x प्लस 1 इक्वल टू 0 हो गया। यहाँ से आप देखिए x प्लस 1 दोनों में कॉमन है, तो x प्लस 1 और यहाँ पे आया 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब अलग अलग आप बराबर कर लीजिए, x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू माइनस 1 मिल गई। या आपका यहाँ से 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो 2x इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू कितना मिल गया, 1/2 मिल गया। ये आपका समीकरण के क्या मिल गए, हल मिल गए। हमें नहीं लगता कि आपको कहीं भी समस्या आ रही होगी द्विघात समीकरण। आपको हम बता दें, हर एक में आपका बीच वाला पद तोड़ने का मौका मिल जाएगा, आप तोड़ ले जाएंगे। ठीक है, जब आप गुणनखंड बीच वाला पद तोड़ के नहीं कर पाएंगे तब आपको मिल जाएगा पूर्ण वर्ग विधि। पूर्ण वर्ग विधि से भी अगर आप सवाल को नहीं हल कर पा रहे हैं तो आपकी तीसरी विधि मिलेगी, सूत्र विधि, जिस पर हम आगे बात करेंगे। अभी हम लोग गुणनखंडन पे और सवाल लगाते हैं। 3 हो गया, चौथे की बात करते हैं। आप याद रखिएगा, ये दोनों पॉइंट आप याद रखिए। सबसे पहले आप क्या करेंगे बेटा, ए और सी का क्या करेंगे, गुणा करेंगे। जो ए और सी का गुणनखंड कर लेंगे, गुणा कर लेंगे, ए और सी का गुणा करने के बाद जो नंबर मिलेगा उसमें आप देख लेंगे पहले ए और सी के चिन्ह अगर समान हैं तो आप ऐसे दो गुणनखंड ए गुणे सी का निकालेंगे जिनका योगफल बी के बराबर हो जाए और उनका गुणनफल ए और सी के, ए इंटू सी के बराबर हो। अब आपकी अगर आगे हम सवाल की बात करें, चौथे सवाल की बात करें तो यहाँ पे आपका 6x² प्लस 30x प्लस 30x प्लस 5 इक्वल टू 0। यहाँ पे 29 कर लीजिए। ठीक है, चूंकि सवाल थोड़ा सा बनाना पड़ रहा है इसलिए थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि आपका ये गुणनखंड हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। पता लगा आपको हम सवाल दे दे ऐसा कि गुणनखंड नहीं हो पाए, तो ये बात याद रखिएगा। आपको मिला क्या, 6x² प्लस 29x माइनस 5 इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हमने आपसे क्या कहा भाई, सबसे पहले ये कहा गया कि आप दिए गए संख्याओं पहले ए और सी का क्या निकालोगे, गुणनखंड करोगे, सॉरी गुणा करोगे। तो ए और सी का जब आप गुणा करोगे तो 6 पंचे 30, तो ए और सी का गुणा आपका 6 गुणे 5 बराबर कितना मिल गया, 30। अब 30 के आप ऐसे गुणनखंड ज्ञात कीजिए, ऐसी दो संख्या आपको काउंट करनी है, फाइंड करनी है कि उन दोनों का गुणा कर दे तो 30 मिल जाए और उन दोनों को घटा दें यानी उनका अंतर निकाल दे तो आपको कितना मिल जाए, 29 मिल जाए। तो यहां से बेटा देखो, अगर हम 30 गुणे 1 कर दे तो कितना आ जाएगा, 30, और 30 में से 1 घटा दे तो कितना मिल जाएगा, 29। आपको यही तो चाहिए। तो इसका मतलब ये चीज आपकी रफली है। अब यहां से आप ये चीज लिख सकते हो, 6x² प्लस 30 माइनस 1 x माइनस 5 बराबर 0। ठीक है, यहां से आप देखेंगे, यहां से आपको मिला 6x² प्लस 30x माइनस x माइनस 5 इक्वल टू 0। यहां से आप क्या करेंगे, इन दोनों में 6x कॉमन है, 6x कॉमन ले लीजिए तो x प्लस कितना मिला, 5, माइनस 1 कॉमन ले लीजिए तो कितना मिला, x प्लस 5। यहाँ से x प्लस 5 दोनों में कॉमन है, यहाँ पे इक्वल टू 0 है,
तो x प्लस 5 हो गया, यहाँ पे आपका 6x माइनस 1 हो गया इक्वल टू 0। अब एक एक को अलग अलग जीरो के बराबर कर लीजिए आप, तो x प्लस 5 इक्वल टू 0 हो गया, तो x इक्वल टू आपको माइनस 5 मिला, या यहाँ पे आपका 6x माइनस 1 इक्वल टू 0 हुआ, तो 6x इक्वल टू 1 हुआ, यहाँ से x इक्वल टू 1/6 हुआ। तो आपके समीकरण के जो हल मिले वो आपको एक आपको x इक्वल टू कितना मिला -5 और एक आपको मिला 1/6। ये आपका क्या हो गया समीकरण के हल हो गए। ठीक है, यानी आपको एक बात समझ में आई होगी, द्विघात समीकरण का हल ज्ञात करने की गुणनखंडन विधि में आपको क्या करना होता है। सबसे पहले आप दिए गए समीकरण का क्या करते हैं, गुणनखंड करते हैं। गुणनखंड करने के बाद एक एक को आप 0 के बराबर रख लेते हैं, वहां से जो आपको x की वैल्यू मिलती है वही आपका उस दिए गए समीकरण का हल होता है। द्विघात समीकरण के हमने आपके यहाँ पे 4 सवाल लगवा दिए द्विघात उसे गुणनखंड विधि से। 5वां सवाल और लगा लेते हैं, एक सवाल की और हम बात करेंगे। देखेंगे यहां पे आपका 5वां सवाल, x² माइनस x प्लस 1/4 इक्वल टू 0। कितना मिल गया, x² माइनस x प्लस 1/4 इक्वल टू 0। इसको देखो दो तरह से आप लगा सकते हो। पहला तरीका ये है कि आप क्या करिए, यहां से 4 आप कॉमन लासा ले लीजिए, तो इसके बाद 4 इधर मल्टीप्लाई करा देंगे तो 0 हो जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि सबसे पहले हमने आपको बताया कि आपको सब दिमाग में नहीं आया, तो हमने सबसे पहले कहा आप a और c का गुणा कीजिए। a आपका 1 है, c यहाँ पे 1/4 है, तो 1 का गुणा 1/4 में करेंगे तो कितना आएगा 1/4 आएगा। जब 1/4 आया तो आपको 1/4 के ऐसे दो गुणनखंड पकड़ने हैं कि उन दोनों को गुणा कर दें तो 1/4 आ जाए, और उन दोनों को अगर हम जोड़ दें, क्यों जोड़ दें भाई, क्योंकि यहाँ पे इसके चिन्ह और इसके चिन्ह दोनों के समान है। यहाँ पे दोनों के चिन्ह अगर समान हैं तो ये दोनों आपस में जुड़ के आएंगे b के बराबर। अगर चिन्ह उनके अलग अलग हैं तो उन दोनों का अंतर b के बराबर आएगा। अब यहां से आप देखेंगे जब आपको 1 गुणे 1/4 बराबर 1/4 मिल गया, तो 1/4 के दो गुणनखंड आप ले लीजिए। कौन कौन, 1/2 और 1/2। तो 1/2 का गुणा जब आप 1/2 में करोगे तो आपको मिल जाएगा 1/4। 1/2 में 1/2 ऐड करोगे तो आपको मिल जाएगा 1। कितना मिल जाएगा 1। अब यहाँ पे चूंकि भिन्नों का जोड़ नहीं पढ़ा रहे हैं तो इसलिए हम ये बात नहीं करेंगे। ठीक है, तो अब आपका यहाँ से क्या आया, तो यहाँ से आप इसका गुणनखंड करेंगे तो आपका यहाँ पे x² माइनस यहाँ पे 1/2 प्लस 1/2, यहाँ पे आपका x प्लस 1/4 इक्वल टू 0 हो गया। यहाँ से आपका क्या आएगा भाई, यहाँ से x² माइनस 1/2x माइनस 1/2x प्लस 1/4 इक्वल टू 0 आ गया। इसमें आपका कॉमन कितना है बेटा, x कॉमन आया तो x माइनस 1/2 आया, यहाँ पे माइनस 1/2 कॉमन आया तो यहाँ से आपका x माइनस आपका 1/2 हुआ इक्वल टू 0 हो गया। यहाँ से आपका x माइनस 1/2 कॉमन है तो x माइनस 1/2 बहुत कॉमन है, और यहाँ पे भी आपका मिला x माइनस 1/2 इक्वल टू 0 मिल गया। अब एक एक को बराबर 0 करेंगे तो यहाँ से आपका x माइनस 1/2 इक्वल टू 0 हो गया, तो यहाँ से x इक्वल टू 1/2 हो गया। या अब इसको 0 के बराबर करेंगे तो x माइनस 1/2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 1/2। तो देखिए यहाँ पे आपको दोनों के दोनों x के वैल्यू क्या मिल गए, समान मिल गए। ऐसा जरूरी नहीं है कि जो x की वैल्यू जब हल करेंगे तो अलग अलग मिले, दोनों समान मिल सकते हैं। तो समान यहाँ पे मिल ही गया। एक सवाल हमने ऐसा ले लिया कि जहाँ पे उन दोनों के दोनों वैल्यू आपके समान हो गए, इसे आप द्विघात समीकरण के मूल भी कहते हैं। अगर आपसे कह दिया जाए दिए गए समीकरण x² माइनस x प्लस 1/4 इक्वल टू 0 के मूल ज्ञात करिए, तो मूल ज्ञात करने का मतलब भी आपको हल करके x की वैल्यू ही निकालनी है। अगर आपसे कह दिया जाए गुणनखंडन विधि से करिए, तब तो आपको यही विधि करनी है।
अगर आपसे कह दिया गया नहीं पूर्ण वर्ग विधि बना के करिए, पूर्ण वर्ग से करना होगा। अगर आपसे कहा नहीं सूत्र विधि से हल करिए तो सूत्र विधि। अगर वो ये कुछ भी नहीं कहता तब आप स्वतंत्र हैं, आप जिस विधि से मन कहे उस विधि से आप हल कर लीजिए। अगर आपको गुणनखंडन विधि आसान पड़ती है तो आप गुणनखंड विधि से कर लीजिए, सूत्र विधि आसान पड़ती है तो आप सूत्र विधि से कर लीजिए। अभी हम लोग सूत्र विधि पढ़ेंगे, लेकिन ये आपका गुणनखंडन विधि में हमें लगता है कि आपको गुणनखंडन विधि में कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी, क्योंकि आपको ये चीजें आपको याद रखनी है। एक बार मैं फिर आपको बता दे रहा हूं, जब भी आपको ax² + bx + c के रूप का आपको मिले तब आप क्या करेंगे, यहाँ पे पहले सबसे पहले कंडीशन प्रोसेस आपका है a × c निकालेंगे। a × c निकालने के बाद आप देखेंगे कि a और c के चिन्ह समान है या फिर असमान है। अगर a और c के चिन्ह समान है तो आप a × c करने के बाद जो वैल्यू आपको मिली है उसके आप ऐसे दो गुणनखंड पकड़ेंगे जिनका गुणा कर दिया जाए तो a × c के बराबर मिल जाए, और उनको अगर जोड़ दिया जाए तो वो b के बराबर आ जाए। तथा अगर आपको a और c के चिन्ह आपको अलग अलग मिलते हैं तब आप देखेंगे कि a × c का ऐसे दो गुणनखंड आप पकड़िए कि जिन दोनों को गुणा कर दिया जाए तो a × c के बराबर हो, और उन दोनों का अंतर निकाल लें तो वो b के बराबर हो। अगर ऐसा हो गया तो आप उसका क्या करेंगे, आराम से गुणनखंड कर लेंगे। गुणनखंड कर लेने के बाद उसमें से जो आपको दो ही गुणनखंड मिलेंगे, कितने मिलेंगे, दो गुणनखंड मिलेंगे, उन दोनों गुणनखंडों का आप अलग अलग क्या कर लेंगे, जीरो कर लेंगे। जीरो करने के बाद वहां से आपको चर राशि की वैल्यू मिल जाएगी। जो चर राशि की वैल्यू मिली वही दिए गए समीकरण का हल होगा। ठीक है, तो हमें लगता है कि आपको द्विघात समीकरण की गुणनखंडन विधि की पूरी कहानी आपको समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर भी अगर आपको कहीं पर कोई समस्या होती है, आप जितने भी सवाल आपके आंसर में हुए किताब में हैं उसको आप हल करिए। जहाँ पे भी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप आराम से कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लिखिए और उस समस्या को हम दूर करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, आज हम यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।